अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 4 पूर्ति, जिसमें आज अंतिम टॉपिक की ओर हम प्रयाण करेंगे। दोस्तों, सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पूर्ति के नियम के अपवाद, और अंतिम टॉपिक जो है वो है बाजार में वस्तु की कीमत निश्चित करना, निर्धारित करना। सबसे पहले हमें देखना है पूर्ति के नियम के अपवाद। अब अपवाद किसे कहा जाएगा? तो पूर्ति के नियम के अपवाद अर्थात जो पूर्ति के नियम का अनुसरण न करते हो। पूर्ति का नियम क्या है? वस्तु की कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत घटी तो पूर्ति भी घटेगी। पूर्ति और वस्तु की कीमत या कीमत और पूर्ति, इनके मध्य सीधा संबंध है। लेकिन माना कि अर्थतंत्र में कभी कभार सीधा संबंध स्थापित होने के बजाय कीमत और पूर्ति में उल्टा संबंध स्थापित हो गया तो ऐसी वस्तुओं को हम पूर्ति के नियम का अपवाद कहेंगे। जो अर्थतंत्र में दो अपवाद बताए गए हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, अर्थशास्त्रियों का एकमत नहीं है पूर्ति के नियम के अपवाद पर, लेकिन फिर भी अध्ययन की सरलता के लिए बताए गए हैं दो अपवाद। सबसे पहला अपवाद है दुर्लभ वस्तुएं और दूसरा है नाशवान वस्तुएं। दोस्तों, दुर्लभ वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं कि जो वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होती, और होती भी है तो किसी एक के पास, पूरे विश्व में किसी एक व्यक्ति के पास वो वस्तु मात्र एक या दो के ही प्रमाण में मिलेगी, उससे ज्यादा प्रमाण में नहीं मिल सकती। यानी कि खरीदने वाले, उस वस्तु को प्राप्त करने वाले पूरा विश्व ही है, पूरे विश्व के लोगों को वस्तु चाहिए, लेकिन वस्तु है मात्र एक। तो बेचने वाला जो विक्रेता होगा, जिसके पास वो वस्तु होगी, वो उसको पूर्ति बढ़ा ही नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि दुर्लभ वस्तुओं का उत्पादन कर ही नहीं सकते। पुराने सिक्के हो, पुराने सिक्कों जैसे मिलते जुलते डुप्लीकेट सिक्के बनाए जा सकते हैं, लेकिन पुराने सिक्के बनाने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब मानो कि किसी के पास कोई एक पुराना सिक्का है, उसका उत्पादन तो वो इस समय नहीं कर पाएगा, एक ही सिक्का है। अर्थतंत्र में अगर उसने उसकी कीमत रखी 100 रुपया, तो भी वो पूर्ति एक ही करेगा। और अगर कोई ग्राहक उसे ऐसे बोलता है कि मैं 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो भी वो एक ही वस्तु की सप्लाई कर पाएगा। वो सप्लाई को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वस्तु उसके पास अवेलेबल है ही नहीं, मात्र एक ही वस्तु अवेलेबल है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? दुर्लभ वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं कर सकते, तो फिर उसकी पूर्ति बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि पूर्ति बढ़ाने के लिए हमें वस्तु का उत्पादन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक वस्तु का पूर्ति भी हम नहीं बढ़ा सकते। दुर्लभ वस्तु पूर्ति के नियम का अपवाद इसलिए है क्योंकि कीमत तो दुर्लभ वस्तु की कई ज्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्लभ वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि कीमत बढ़ रही है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ रही है, जिस कारण वो पूर्ति के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए उसे पूर्ति के नियम का अपवाद के नाम से जाना जाएगा। किसी के पास पुरानी टिकट होती है, पुरानी करेंसी होती है, कॉइन्स होती है, पुरानी मूर्तियां होती हैं, ये जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, ये सभी पूर्ति के नियम का अपवाद है। तो दोस्तों, इसे अपवाद क्यों कहा गया? क्योंकि ये पूर्ति के नियम का पालन नहीं कर रहा है। पूर्ति का नियम हमें ये बताता है कि कीमत बढ़ी या कीमत घटी तो पूर्ति भी बढ़नी चाहिए या पूर्ति घटनी चाहिए, क्योंकि सीधा संबंध है कीमत और पूर्ति का। लेकिन यहाँ पर सीधा संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। कीमत तो बढ़ती जा रही है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ रही है, इसीलिए दुर्लभ वस्तु पूर्ति के नियम का अपवाद है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, नाशवान वस्तु। नाशवान वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु है कि जो एक बार उपयोग योग्य की जाए या उपभोग किया जाए तो फिर वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वस्तु नष्ट हो जाती है, वस्तु खराब हो सकती है। और इसीलिए नाशवान वस्तुओं की कीमत भी समय के साथ साथ घटती जाएगी। समय के साथ साथ कीमत घटने के बावजूद भी विक्रेता या उत्पादक उसकी पूर्ति घटाएंगे नहीं, बल्कि पूर्ति बढ़ाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। सब्जी मार्केट में आप जाकर देखिए, सब्जी मार्केट में सब्जी विक्रेता, पता है उन्हें कि अगर आज सब्जी नहीं बेचेंगे तो कल खराब हो जाएगी। मतलब सब्जी वस्तु कैसी है? नाशवान। उन्हें बेचना ही है। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, वैसे वैसे सब्जियों के रेट जो है वो थोड़े डिक्रीज होते रहते हैं, घटते जाते हैं। टोमेटो खरीदने के लिए जाइए, 4 बजे जाते हो तो 40 रुपए किलो, 5 बजे जाते हो तो 30 रुपए किलो, 7 बजे जाते हो तो 20 रुपए किलो। कीमत तो घट रही है, लेकिन विक्रेताओं की इच्छा ज्यादा से ज्यादा होती है, यानी कि वो अधिक से अधिक बेचे, ऐसा ही प्रयास करते हैं कीमत घटने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु कौन सी है? नाशवान।
वो जानते हैं कि अगर 1 केजी पोटैटो में 20 रुपए में या टोमेटो 20 रुपए में भी अगर बेच दिया तो 20 रुपया तो कम से कम मिला। अगर उस दिन नहीं बेचा तो अगले दिन खराब हो जाएंगे तो 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। और इसीलिए वो नाशवान चीजों की पूर्ति घटाते नहीं हैं बल्कि दिन ब दिन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे नाशवान वस्तु की पूर्ति को बढ़ाते हैं और अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत घटती रहती है। अब नियम क्या बताता था कि पूर्ति घट रही है इसका अर्थ कीमत भी घट रही होगी, या कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घटेगी। लेकिन यहाँ पर नाशवान वस्तुओं के उदाहरण में कीमत घटती जा रही है लेकिन पूर्ति घट नहीं रही है बल्कि पूर्ति बढ़ रही है। इसीलिए पूर्ति के नियम का अपवाद कहा जाएगा नाशवान वस्तुओं को। तो ये दूसरा है दोस्तों, नाशवान वस्तु का हम लंबे समय तक संग्रह नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी पूर्ति हमें बढ़ानी ही पड़ती है चाहे उसकी कीमत घटे। और पहला वाला दुर्लभ वस्तु का हम उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए दुर्लभ वस्तु पूर्ति के नियम का अपवाद है, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा तो उसकी पूर्ति भी ज्यादा नहीं हो सकती। ये दो याद रखिएगा दोस्तों। हालांकि नाशवान वस्तुओं में हम ऐसा कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है जहां हम सब्जियों को 2, 4, 5 दिन के लिए संग्रहित रख सकते हैं, तो शायद 2, 4, 5 दिन के लिए पूर्ति के नियम का वो जो नाशवान वस्तु है वो अपवाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेट नहीं घटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, वहां अगर वस्तु हम रख देंगे तो वो सुरक्षित रहेगी, वो खराब नहीं होगी। अगले दिन फिर टोमेटो को 40 रुपए के रेट से ही बेचेंगे। ये जिनके पास शीत गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है वही लोग कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसे आइसक्रीम के विक्रेता लोग, आइसक्रीम नाशवान वस्तु है, ज्यादा समय तक नहीं चलती, अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो उन्हें एक दिन में उसे पूरा बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो सस्ती कीमत हो तो भी ज्यादा से ज्यादा बेचना पड़ेगा। अगर कोल्ड स्टोरेज है तो वो कभी भी अपना रेट नहीं घटाएंगे, चाहे कस्टमर उसे खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि वो जानते हैं वस्तु खराब नहीं होगी कोल्ड स्टोरेज के कारण। लेकिन अर्थतंत्र में नाशवान वस्तु का उत्पादन करने वाले और बेचने वाले सभी विक्रेता वर्ग के पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होती, इसीलिए नाशवान वस्तु पूर्ति के नियम का अपवाद है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये दो अपवाद है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण। अर्थतंत्र में आज तक हम सभी को ऐसे ही लगता है कि वस्तुओं की कीमत निश्चित करने वाले लोग अगर कोई है तो वो है विक्रेता। वस्तु की कीमत उत्पादक के द्वारा ही निश्चित होती होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अर्थतंत्र में यदि पूर्ण स्पर्धा वाली स्थिति का निर्माण हो, पूर्ण स्पर्धा वाली स्थिति का निर्माण यानी कि ऐसा बाजार, पूर्ण स्पर्धा अर्थात ऐसा बाजार कि जहां खरीदने वाले और बेचने वाले असंख्य पैमाने पर होते हैं, और जब खरीदने वाले और बेचने वाले असंख्य पैमाने पर रहेंगे तब वस्तु की कीमत निश्चित करने के लिए दोनों परिबलों का होना जरूरी है, वस्तु की मांग का और वस्तु की पूर्ति का। और इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में जो भी वस्तु की कीमत निश्चित होती है उसे निश्चित करने के लिए ये दोनों तत्व जिम्मेदार होते हैं, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। अब इसे कैसे, तो समझिए। माना कि अगर कोई उत्पादक वस्तु बना रहा हो और उस वस्तु की कीमत उसने लागत लगाई 50 रुपया और उसकी मार्केट वैल्यू रखी 200 रुपया, क्योंकि वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए ही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 रुपए में उसकी वस्तु कस्टमर के द्वारा खरीदी जाएगी ही, और इसीलिए उत्पादक 50 रुपए में वस्तु बनाने के बाद वो मार्केट का अध्ययन करता है कि ये वस्तु लोगों को कितने रुपयों तक चाहिए या कितने रुपयों तक लोग उसे खर्च करके खरीदने की क्षमता दर्शाते हैं, और फिर वो लोगों की मांग को ध्यान में रखकर ही वस्तु की कीमत निश्चित करता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो विक्रेता जितनी वस्तु चाहे बेचने का टारगेट रखता है उतनी नहीं बेच पाएगा, या तो विक्रेता जितना लाभ कमाना चाहता है उतना लाभ नहीं कमा पाएगा। अब विक्रेता का उद्देश्य है वस्तु बेचकर लाभ कमाना, तो इसके लिए उसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ग्राहकों की खरीद शक्ति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम झोपड़पट्टी वाले विस्तार में चलते हैं और वहां एकदम लग्जरियस प्रोडक्ट 4 व्हीलर लेके हम झोपड़पट्टी वाले विस्तार के सामने खड़ी कर दी और प्रचार करते रहे कि इसे खरीदो, 4 लाख की है, कोई कस्टमर आएगा नहीं, क्योंकि उनकी खरीद शक्ति है ही नहीं। लेकिन वही झोपड़पट्टी के सामने अगर हम साइकिल बेचने का काम करें, 2000 की, 1000 रुपए की एक साइकिल है, तो शायद वहां के लोग उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि 1000-2000 रुपया खर्च करना उनके हाथ में है, लेकिन 4 लाख रुपया खर्च करना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि उतना कमाते ही नहीं। और इसीलिए दोस्तों,
वस्तु का निर्माण जब किया जाता है तब विक्रेताओं के द्वारा यानी कि उत्पादकों के द्वारा ग्राहकों की मांग को भी ध्यान में रखकर और विक्रेताओं के द्वारा होने वाली वस्तु की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही वस्तु की कीमत निश्चित की जाती है। और ये मात्र और मात्र अध्ययन की सरलता के लिए पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार के संदर्भ में ही रहकर हमें समझना है। पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार अर्थात ऐसा बाजार कि जहाँ क्रेता और विक्रेता असंख्य होते हैं, बहुत बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले भी, जहाँ वस्तु की कीमत वस्तु समगुणधर्मी होने के कारण लगभग वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। जैसे उदाहरण के लिए पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, अगर पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 20 रुपए का एक आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो आप कहीं पे भी जाइए वो पैकेट उठाइए, आपको वो 20 रुपए में ही दिखेगा। चाहे कन्याकुमारी से भी खरीदोगे तो 20 रुपए में ही, और हमारे सूरत से भी खरीदोगे तो 20 रुपए से ही, और अगर कहीं कश्मीर से भी जाके खरीदते हो तो भी वो 20 रुपए में ही आपको मिलेगा। समगुणधर्मी वस्तु है क्योंकि उसका रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग सब कुछ एक जैसा है। लेकिन हम अगर अलग अलग वस्तु का उदाहरण लें, जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती है कि जो निश्चित प्रदेशों में मिलती है, दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलती। जैसे एप्पल, कश्मीर में जाओगे तो 10 रुपीज 20 रुपीज केजी एप्पल मिलेगा, लेकिन गुजरात में 150 रुपए 200 रुपए केजी एप्पल मिल रहा है। ऐसा क्यों? कीमत क्यों अप डाउन हुई? क्योंकि वहां पे उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले लोग कम है, इसलिए कीमत घटी। और यहाँ खरीदने वाले लोग ज्यादा है, सप्लाई का प्रमाण कम है, इसलिए यहाँ कीमत बढ़ रही है। तो अर्थतंत्र में दोस्तों यदि वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर तय हो रही है तो वो मात्र और मात्र पूर्ण स्पर्धा वाली बाजार की स्थिति में ही पॉसिबल है। अगर एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण होता है तो एकाधिकार में विक्रेता वस्तु की कीमत तय करते हैं। आप सोच के देखो, पूरे भारत में भारतीय रेल अभी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ से यूपी जाने का किराया 500 की जगह 1000 मिले तो भी कोई बोलेगा नहीं, उतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाला पूरा भारत देश, पूरा भारत देश के लोगों को ट्रेन की सेवा चाहिए। तो अब ऐसे समय में क्या होगा? जितनी वस्तु की वो कीमत निश्चित करेंगे या सेवा की कीमत निश्चित करेंगे, उतनी हमें चुकानी पड़ेगी। तब ग्राहकों की मांग वहां पे कीमत को निश्चित करने वाला परिबल नहीं बनता, बल्कि मात्र पूर्ति ही कीमत को निश्चित करती है। लेकिन अर्थतंत्र में ऐसी बहुत कम वस्तुएं हैं। ज्यादातर वस्तुएं जो मनुष्य की 99% आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो, ऐसी वस्तु समगुणधर्मी होती है। इसके साथ साथ पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में ही उस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, और इसीलिए पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा हो तो वह वस्तु की कीमत निश्चित करने वाले ये दो परिबल, एक वस्तु की मांग और दूसरा वस्तु की पूर्ति। दोस्तों डॉक्टर मार्शल ने भी खूबसूरती के साथ एक उदाहरण दिया है कैंची का। सीजर, कैंची जो कपड़े को काटती है। कपड़े को काटना हो तो सीजर के तो फलक होते हैं, एक ऊपरी फलक और दूसरा निचला फलक, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कट करते जाते हैं तभी कपड़ा कटता है। सीजर का एक ही ऊपर का फलक कपड़ा नहीं काट सकता, या सीजर का निचला वाला फलक भी कपड़ा नहीं काट सकता। सीजर का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि ऊपरी फलक जो है वो है मांग और निचला फलक जो है वो है पूर्ति। अर्थतंत्र में ऐसा हो सकता है कि पूर्ति स्थिर रहे, मांग ही चलती रहे, तो ही कपड़ा कटेगा यानी कि कीमत निश्चित होगी। या तो ऊपरी फलक जो है मांग वो स्थिर रहे, निचला फलक ही काम करे यानी कि पूर्ति काम करे, तो भी वस्तु की कीमत निश्चित हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो में से एक एब्सेंट है। अवेलेबल दोनों है, मांग भी और पूर्ति भी। कैंची के दोनों फलक अवेलेबल है, एक फलक से हम काट नहीं सकते, काटने के लिए हमें दोनों फलक का होना जरूरी है। तो डॉक्टर मार्शल ने कैंची का उदाहरण देकर बताया कि ऊपरी फलक काम करे तो निचला फलक स्थिर रहे, ऐसा हो सकता है, या निचला फलक काम करता है तो ऊपरी फलक जो है वो स्थिर रहे, ऐसा हो सकता है, या तो दोनों फलक काम करे, ऐसा हो सकता है, तो ही कपड़ा कटेगा यानी कि वस्तु की कीमत निश्चित होगी। और इसे ही दोस्तों अध्ययन की सरलता के लिए एक तालिका के द्वारा और आकृति के द्वारा हम समझेंगे। तालिका में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले वस्तु की कीमत रखी गई है 10, 20, 30, 40, 50। कीमत बढ़ रही है नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कीमत घट रही है। वस्तु की मांग देखोगे तो मांग के साथ कीमत का उल्टा संबंध है और कीमत के साथ पूर्ति का सीधा संबंध है। इसलिए पहले सीधा संबंध देख लेते हैं। देखिए, कीमत 10 तो पूर्ति भी 10, कीमत 20 तो पूर्ति भी 20, कीमत 30 तो पूर्ति भी 30, और इस तरह से कीमत बढ़ती जा रही है तो पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। और उल्टा रिलेशन है मांग का कीमत के साथ, इसलिए जैसे ही वस्तु की कीमत 10 है, कम कीमत है, इसलिए मांग ज्यादा हुई। वस्तु 50 खरीदने का ग्राहकों ने सोचा, इसलिए मांग ज्यादा। फिर जैसे ही कीमत बढ़ी, ग्राहकों को वस्तु महंगी लगने लगी, इसलिए
50 से मांग घटकर 40, और इस तरह से जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग घटती जा रही है, और कीमत के साथ पूर्ति का सीधा संबंध, कीमत के साथ मांग का उल्टा संबंध। अब तालिका को जरा गहराई से देखोगे दोस्तों तो आपको कहीं पर तो एक जगह एक कीमत पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जहां मांग और पूर्ति दोनों एक जैसी हुई हो, और वो यहां पे हो रही है। ये आप देख सकते हैं, वस्तु की कीमत भी 30, वस्तु की मांग भी 30 और वस्तु की पूर्ति भी 30, यानी कि यहां पर इक्वल का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह लगा। मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, समान हो रहे हैं, वहीं पर वस्तु की कीमत तय होगी, यानी कि ये जो भी वस्तु है उस वस्तु की कीमत तय होगी 30 रुपया। ये लंबे समय तक अर्थतंत्र में चलेगा। हालांकि यदि मांग और पूर्ति में परिवर्तन दिखाई दिया तो फिर नई कीमत स्थापित हो जाएगी। जैसे मांग का प्रमाण यदि घट जाता है और पूर्ति का प्रमाण बढ़ता है तो फिर कीमत तय होगी 40 रुपया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मांग है कम और पूर्ति है ज्यादा। अगर फिर पूर्ति ज्यादा हो रही है, मांग कम हो रही है, तो कीमत 50 रुपया स्थापित हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति का प्रमाण ज्यादा है, मांग का प्रमाण कम। लेकिन अगर हम 30 रुपए से कम कीमत कर देते हैं 20, तो वहां पे मांग ज्यादा हो जाएगा और पूर्ति कम। 10 रुपए कीमत करते हैं तो मांग अधिक रहेगा और पूर्ति कम। और इसी संबंध को यहाँ पे आकृति में आप देख पा रहे हो। जो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा आ रही है BD, ये मांग रेखा है। नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है वो सप्लाई की रेखा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को E बिंदु पर, ये बिंदु देखिए E, इसमें एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि जहां काट रहे हैं वहां मांग और पूर्ति दोनों एक जैसे हो रहे हैं। आप देख सकते हो मांग और पूर्ति जहां काट रहे हैं वह दोनों 30 जितना हुआ है। X अक्ष पर हमने मांग और पूर्ति रखी है, जबकि Y अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत रखी है। कीमत कितनी तय हुई E बिंदु पर? 30 रुपया। तो 30 रुपए कीमत पर वस्तु की मांग भी 30 है और वस्तु की पूर्ति भी 30 है। ये कीमत लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर उससे डिक्रीज कर देते हैं कीमत, 20 रुपए पे आते हैं, तो 20 रुपए में देखिए मांग और पूर्ति में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई 20 है, जबकि मांग की बात करें तो मांग 40 है। क्योंकि 30 से 20 रुपया कीमत हुई, इसका मतलब कीमत घटी, कीमत घटती मांग बढ़ेगी, 30 से बढ़कर मांग 40 और पूर्ति घटेगी, तो 30 से पूर्ति घटकर हुई 20। और ऐसी स्थिति वस्तु की कीमत 30 से बढ़कर जब 40 होगी तभी भी निर्माण होगी। वस्तु की कीमत 30 से बढ़कर यदि 40 से जितनी निर्माण होती है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो मांग 30 से घटकर 20 हो जाएगी और पूर्ति 30 से बढ़कर 40 हो जाएगी। पूर्ति और मांग दोनों समान नहीं हो। अर्थतंत्र में 40 रुपया भी उस वस्तु की तय नहीं हो सकती और अर्थतंत्र में 20 रुपया भी उस वस्तु की तय नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में समानता नहीं है मांग और पूर्ति में। क्योंकि कीमत जब 40 हो जाएगी तो मांग और पूर्ति असमान होती है, और कीमत 20 हो गई तो भी मांग और पूर्ति असमान होगी। मात्र और मात्र इस उदाहरण में 30 रुपया ही उस वस्तु की कीमत तय हो सकती है, क्योंकि 30 रुपए पर ही मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के साथ समान होते हैं, यानी कि खरीदने वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है और बेचने वालों को